प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। इंडिया वाले यकीन कीजिए बड़े अनलक्की होंगे, बड़े बदनसीब होंगे और यकीन कीजिए कि ऐसे लीडर को अगर इन्होंने मिस कर दिया। और राहुल जी को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, देखिए उनका भी कोई किरदार है, उनकी फैमिली का किरदार है इंडिया के बीच में, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन राहुल गांधी जो है ना, आप यकीन कीजिए इंडिया वालों को मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं जचते वो वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि वो, देखिए एक पर्सनैलिटी होती है वज़ीर आज़म की सीट पे जो बैठा होता है ना, जिसने दुनिया से मिलना होता है, ऐसे खड़ा होता है वो। तो राहुल जी के अंदर ना मुझे वो क्वालिटी नज़र नहीं थी। हाँ, ये किसी शहर के सीएम बन जाएं, किसी सूबे के सीएम बन जाएं तो ये समझ में आती है बात, लेकिन पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएं तो मैडम देखिए, वो एक सिख थे, वो भी वज़ीर आज़म बने थे, उससे पहले वाजपेयी साहब थे, वो वज़ीर आज़म बने थे, बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में। तो मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में, कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होकर बात करता है, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। और मोदी जी को तो मैं हमेशा चाहूँगा कि अगर इंडिया और मज़ीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकॉनमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पर आए, तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक ज़िंदा हैं इन्हें सीट पर रहने दें, आपकी तकदीर बदल देंगे। अभी देखिए ना, जो लोग इंडिया में झोपड़पट्टियों में मैडम रहते होते थे, उनके लिए घर बना दिए गए हैं। जो इंडिया की हमने गुर्बत ऐसी सुनी हुई है, आपने भी सुनी होगी कि इंडिया में हम सुनते होते थे वॉशरूम नहीं है, इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, ज़मीनों पे सोते हैं, थड़ों के ऊपर लोग सोते हैं। आज वही इंडिया है कि वो उनके पास हमारे से अच्छी और सस्ती रोटी भी है, हमारे से ज़्यादा बिजली भी है और सस्ती बिजली है। अब आप देखिए ना कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली हम लोग खरीदते हैं, दुनिया का सबसे महंगा आटा हम लोग खरीदते हैं, दुनिया की सबसे महंगी चीनी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम लोग खरीदते हैं। तो फिर हम लोग उन्हें गुड क्यों ना कहें, उन्हें अप्रिशिएट क्यों ना करें कि जिन्होंने अपने लोगों को देखे, जो आम आदमी का फ़ायदा करेगा, हम तो उसकी बात करेंगे, जो आम सिविलियन को फ़ायदा देगा। आम इंसान जो है, जो घर में बेचारा भूखा प्यासा बैठा हुआ है और वो घर से बाहर निकलता है, उसे सस्ती हर चीज़ अवेल हो जाए, तो और क्या चाहिए। फिर ऐसा वज़ीर आज़म तो मैं तो कहूँगा लकी है इंडिया। पाकिस्तान के पास क्या है, खुद के मुल्क को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। देखिए वो सियासी बयान जो है ना मैडम, वो तो देने होते हैं, क्योंकि एक कंट्री है, एक सिलसिला है पूरा, तो सियासी बयान देना पड़ता है। और सऊदी अरबिया, अरब अमारात, ये सब जो है इस टाइम इसराइल के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान, देखिए ये एक सियासत है, तो इसके ऊपर तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा जो मोदी जी ने स्टेटमेंट दे दी है वो उसको सियासत में लेना चाहिए, नहीं कि वो भी सियासी है या सच में। मोदी जी की क्लास और है, वो पूरी दुनिया को लेके चलते हैं। आप समझिए नहीं मेरी बात को, हम लोग आधी दुनिया हमसे नाराज़ है, आधी दुनिया हमारी दोस्त है, और हमारे ज़्यादातर दोस्त वो होते हैं जिनसे हम लोग कर्जा लेते हैं। जब तक हम लोग पावरफुल नहीं होंगे, जब तक हम लोग इन कर्जों से जान नहीं छुड़ाएंगे। अभी मैं एक जगह पे सुन रहा था कि इंडिया ने भी किसी टाइम पे IMF से कर्जा लिया था। पिछले 1000 साल से भारत ने बहुत जिसे समझ लीजिए परेशानियां देखी, ब्लडशेड देखा, और उसके बाद से वो उठ नहीं पा रहा था। अपनी आइडेंटिटी, अपनी छवि को लेकर के भारत बहुत ज़्यादा जिसे कह लीजिए डाउट करने लग गया था। प्लस कुछ भारतीयों ने भी इस डाउट को और बढ़ाने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की उस सोई हुई आत्मा को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय तरीके से किया। मैं तो बहुत स्पष्ट हूँ कि सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों के द्वारा भले 1947 में किया गया, जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर कहते हैं, मैं उसको इंडिपेंडेंस डे मानता ही नहीं हूँ। इंडिपेंडेंस इंडिया की तब आएगी जब इंडिया वापस से अपनी जड़ों से जुड़ जाएगा, जब उसकी कल्चरल इंडिपेंडेंस होगी। अभी तो आप भारत को हिंदू राष्ट्र कहिए तो 4 लोग जो है वो धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं, जैसे कि हिंदू राष्ट्र होने में पता नहीं क्या बुराई है। वो समझते भी नहीं हिंदू राष्ट्र क्या है। आप अपनी हिस्ट्री पढ़ाने लगिए तो कहते हैं जी वो कल्चरल सेफ्रनाइजेशन हो रहा है जी। आप इवन पाकिस्तान से पूछते हैं लोग कि भैया आप मुगलों को क्यों मिटा रहे हो। वो पाकिस्तान जो अपनी हिस्ट्री की बुक में से पूरे इंडिया को मिटा के रख दिया, वो हमसे पूछ रहा है जी आप मुगलों को क्यों नहीं पढ़ाते। तो भारत को भारत बनने के लिए, भारत को भारतीय पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का योगदान वो अतुलनीय है। और इसको अब भारत को लोग भारत के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। पूरा विश्व भारतीय जो लीडरशिप है उसको अब एक तरीके से एम्ब्रेस करने को तैयार है। और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व के अलावा किसी और के पास अभी संभव नहीं था। बहुत से भारतीय आएंगे जो और भी ऊंचा भारत को ले जाएंगे, मुझे पूरा इस पर भरोसा है।
लेकिन आदू जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की जो आत्मा है उसको जगाने का काम किया है, भारतीयों में लेकिन विश्वास लगाने का काम किया है। तो इसलिए ये जो एडवर्टीजमेंट है, बस ये सेंटेंस बहुत, ये जो एडवर्टीजमेंट, क्षमा कीजिएगा, ये जो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है ना, वो कहीं जाते हैं तो संस्कृत मंत्रोच्चार होता है, वो कहीं जाते हैं तो उनको भारतीय परिधानों में, वेशभूषा में, भारतीय कल्चर में उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। वो कहीं पे जाकर के वेस्टर्नाइज, मैं वेस्ट को बुरा नहीं कह रहा, वेस्ट भी उतना ही अच्छा है जितना कि हमारा कल्चर है, मैं वेस्ट की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं तो अब उनको वेस्टर्न होने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि हमारे लोग वेस्टर्न होने के लिए मरे जा रहे थे, अब वो भारतवर्ष नहीं है। तो ये मैं कहता हूं कि भारत की जो नैतिक चेतना है, जो आध्यात्मिक चेतना है, उसको जगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और विश्व उनकी इस कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कर रहा है। तो थैंक यू ब्राजील, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट। कि ब्राजील और इंडिया के बीच में मैंने हमेशा बोला है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर चाइना नहीं आता है, तो इससे क्या होता है, भारत अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। और इसी के अंदर आप देखिए कि ब्राजील और इंडिया के बीच में एक तरह से डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ने वाली बात है। इसमें एक तरह से बात है रेसिप्रोकल एक्सचेंज है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उनसे बेचेंगे, हम उधर से चीजें खरीदेंगे, तो दोनों का फायदा। दोनों के बीच में जो जरूरत है, एक दूसरे की जरूरत, हम दोनों पूरा करने वाले। उसी के चक्कर में आपने देखा है कि ब्राजील हमारे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्टेड है। और आपने देखा है कि किस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर में हमारी आकाश मिसाइल्स ने पाकिस्तान के जो मिसाइल्स आ रहे थे उसको इंटरसेप्ट किया है। तो ब्राजील को समझ में आ गया कि ये बैटल टेस्टेड है और रिलायबल है। चाइना, बताया जाता है कि चाइना की भी एक मिसाइल सिस्टम से वो भी फ्रेम है। मेरे ख्याल से ब्राजील ने उसको मना कर दिया है। इससे एक तरह से जो शी जिनपिंग है वो गुस्से होके इसी के कारण वो नहीं आ रहे, ये मेरा मानना है। अब आप ये देखिए कि जो आकाश की जो मिसाइल्स है, आर्मीनिया ने भी यूज किया है अजरबैजान के खिलाफ, और वो एक तरह से बैटल टेस्टेड और बैटल प्रूवन। ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा होता है अगर कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आप लेते हैं। और आपने देखा है कि कैसे चाइना की जो मिसाइल थी PL-15E वो नीचे गिर गई थी, उसके अवशेष मिले थे, भारत ने उसके अवशेष को उठा के उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको डिकोड कर लिया। अब भारत ने वो सॉफ्टवेयर ताइवान के साथ शेयर किया है, फिर बाद में अमेरिका के साथ शेयर किया है, फ्रांस के साथ भी शेयर किया है। तो ब्राजील नहीं चाहता कि उसके इक्विपमेंट ऐसे हों जो ऑपरेशन सिंदूर के जैसे जब फेलियर हो गए, ऑपरेशनल फेलियर हो, वो नहीं चाहता। इसके लिए उसने मना कर दिया। सेकेंड, ब्रह्मोस के लिए भी ब्राजील इंटरेस्टेड है। आपको मालूम है ब्रह्मोस जो है भारत और रूस का एक जॉइंट डेवलपमेंट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो जिसकी स्पीड मार्क 2.8 है। और इसका भी जलवा आपने देख लिया था कि कैसे हमने उसको यूज किया किनारा हिल्स के ऊपर, और बताया जाता है कि वहां पे जो न्यूक्लियर वेपन्स थे अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर, वो तबाह हो चुके हैं।